हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं जनरल एंट्री के आगे के क्वेश्चंस। मैंने अभी तक 2 वीडियोस अपलोड किए जनरल एंट्री की, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक बातें बताई थी। जनरल एंट्री क्या होती है, क्या नहीं है, जनरल एंट्री आखिर कर क्यों रही, चैप्टर पढ़ क्यों रहे, मैंने सारी बातें डिस्कस की हैं उन 2 लेक्चर में। आपको जरूर वो दोनों लेक्चर देखने चाहिए अगर जनरल एंट्री बहुत अच्छे से समझनी है। इसके बाद मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस आज से स्टार्ट करने वाला हूं, आगे की बातें कुछ स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने ये प्लान बनाया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि काफी टाइम पहले मैंने वो वीडियोस अपलोड की थी। मैं 11th क्लास की वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था या मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। उसके कुछ ना कुछ रीजन थे, वो रीजंस, वो उन प्रॉब्लम्स से मैं जूझ रहा था। अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूं और मैंने ये डिसाइड किया है कि क्लास 11th के एक एक क्वेश्चंस मुझे करा देने चाहिए बच्चों को। कंप्लीट क्लास 11th फ्री में प्रोवाइड करानी चाहिए हर एक बच्चे को यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने एक एक क्वेश्चंस क्लास 11th के कराना शुरू करने की सोचा है, जो कि मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं जनरल एंट्री चैप्टर से ही शुरू करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बाकी के चैप्टर पढ़ा दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7 ये मैंने चैप्टर पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि जब भी क्लास 11th में कोई बच्चा एंट्री करता है तो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स होता है, और उस न्यू स्टूडेंट्स के लिए हमें सबसे पहले शुरुआत ही जनरल एंट्री से करना चाहिए। क्योंकि जनरल एंट्री चैप्टर पढ़ने के बाद और 2-3 और चैप्टर ऐसे हैं जिनको पढ़ने के बाद बच्चे की लगभग 50% दिक्कत अकाउंटेंसी की दूर हो जाती है, या ये कहिए कि बाकी के चैप्टरों से आसान लगने लगते हैं। इवन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ये जो थ्योरी के चैप्टर हैं, मैं आपके साथ सर मारता मारता मर जाऊंगा, पर आपको, मुझे लगता है, बच्चे समझ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे लगता है ज्यादा संख्या में बच्चे नहीं समझ पाते हैं। अच्छा तरीका मुझे पर्सनली फील होता है कि कुछ पहले न्यूमेरिकल चैप्टर्स कराए जाएं, जो कि बेसिक्स चैप्टर हैं, बिल्डिंग मजबूत करने के लिए आपके जरूरी चैप्टर हैं, वो कराए जाने चाहिए। जिसमें से मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही लगता है। आज मैं उसके क्वेश्चन करा रहा हूं। अच्छा, मैंने फॉर्मेट इस तरीके से बनाया हुआ है, इसके नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने इस साइड में बनाया हुआ है। पर चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, क्लास 11 का बच्चा बिल्कुल नया होता है, उसे ये ना लगने लगे कि ऐसे फॉर्मेट बनता है, नहीं, ये फॉर्मेट है, इसके नीचे ही लिखते चले जाते हैं, जगह ना होने की वजह से मैंने इधर लिख रखा है। सिंपल। अब आओ, आप लोग टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन की बुक है ये मेरे पास। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जनरल एंट्री करा रहा हूं, जिसमें पहली 2025 इस तरीके से लिखते हैं 2025, फिर लिखा हुआ अप्रैल 1, और लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हमने पहले ही सीखा हुआ है, मैं यहां पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं कि आखिर कैश क्यों लिख रहे हैं, कैपिटल क्यों लिख रहे हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, आप उन वीडियोस को देखें। यहां सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अच्छा, एक और खास बात, मैं यहाँ नरेशन भी नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि नरेशन के लिए एक तो काफी टाइम लगता है नरेशन में, मतलब मैं ये कहूंगा काफी टाइम का मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत टाइम लगने वाला है कि आपको बहुत टाइम लगने वाला है। नरेशन लिखना फिलहाल में एक बहुत बकवास बात होगी, इसलिए मैं नरेशन नहीं लिखूंगा। पर मैं आपको बता दूं, नरेशन का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं कि आखिर ये एंट्री किस बात की है, और वो भी बीइंग लगाकर, जो कि बड़े आसानी से लिखा जा सकता है। मैं किसी दिन आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ एंट्री करा रहा हूं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और रुपए लिखे हुए इसके अंदर 1 लाख। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, सॉरी, इसके बाद अप्रैल 2 लिखा है गुड्स परचेस फॉर कैश, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये है 25,000 रुपए। फिर लिखा हुआ गुड्स परचेस फ्रॉम पंकज, तो हमने पंकज से उधार खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट, और ये है 18,000।
फिर लिखा हुआ है गुड सोल्ड टू नरेश, ये 3 तारीख में हुआ है ये ट्रांजैक्शन। 3 के बाद है हमारा 5 तारीख। 5 तारीख, 5 तारीख में लिखा है गुड सोल्ड किया नरेश को उधार, तो हम लिखेंगे नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंपल। अच्छा, ये है हमारा 9,000 रुपए। एक नॉर्मल और बात मेरे दिमाग में आई कि आपको ये हो सकता है क्वेश्चन करते में आपको पता लगे। सबसे पहले तो नरेश के साथ, चूंकि ये ह्यूमन बीइंग है, इसके साथ हम अकाउंट लगा सकते हैं। ये मुझे बिल्कुल बकवास बात लगती है। स्कूल्स में भी ज्यादातर हमें भी बोला जाता था जब मैं पढ़ता था कि जब भी इंसान का नाम हो तो अकाउंट मत लगाओ। मुझे ये सबसे बकवास बात लगी आज तक की। अकाउंट शब्द हर जगह इस्तेमाल करो, बस थोड़ा सा इतना सा चेंज कर लो कि जब कोई ह्यूमन बीइंग आ जाए तो नरेश अकाउंट यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो। जैसे मैंने यहां लगाई है पंकज अपॉस्ट्रोफी एस अकाउंट, ऐसे ही नरेश अकाउंट यानी कि नरेश अपॉस्ट्रोफी एस अकाउंट। सिंपल। ये कहना कि कोई इंसान का नाम आ जाएगा अकाउंट शब्द नहीं लगाए, सबसे बकवास बात है, सर में दर्द की बात है और कुछ नहीं है, प्योर ठलुआई है। अच्छा, आगे चलते हैं। 7 गुड्स रिटर्न टू पंकज। हम पंकज से जो माल खरीदा था, हमने ये देखो ये माल खरीदा था, ये रिटर्न कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा पंकज अकाउंट डेबिट टू, और माल वापस जा रहा है तो टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। सिंपल। अच्छा, मैंने माल वापस कराया पंकज को 12,000 रुपए का। इसका मतलब है कि मैंने पूरा माल वापस नहीं कराया, मैंने खरीदा तो 18 का था, 12,000 का मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैंने वापस कर दिया है। 7 के बाद चलते हैं 9 पर। 9 में लिखा हुआ गुड्स रिटर्न बाय नरेश। इसका मतलब मैंने नरेश को माल बेचा था, देखो ये है 9,000 रुपए का नरेश को बेचा था, ये वापस आ रहा था, इसका मतलब सेल्स रिटर्न थी ये। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। सिंपल। और ये है हमारा 1,400 रुपए। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि मैंने नरेश को 9,000 का माल बेचा था, उसे 1,400 रुपए का पसंद नहीं आ रहा, लगभग 7,600 का उसने रख लिया अपने पास क्योंकि उसे वो पसंद है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं कैश पेड टू अजय। तो कैश पेड टू अजय का मतलब है मैं अजय को पैसे दे रहा हूं, अजयज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल। 6,000 रुपए। फिर लिखा हुआ कमीशन रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। फिर लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और पैसे जा रहे होंगे टू कैश अकाउंट। और ये ट्रांजैक्शन हुआ है 15 तारीख को। अच्छा, कमीशन और फर्नीचर का अमाउंट ये 2,700 रुपए कमीशन आ रही थी, और फर्नीचर मुझे दे रखा है 7,000। इसके बाद चलते हैं फर्नीचर परचेज के बाद 16 पर 16 लिखा है रेंट पेड टू अमित। तो सबसे पहले तो मैं किराया दे रहा हूं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये दे रखा है 5,000।
इसके बाद 16 के बाद दे रखा 19 तारीख को एक ट्रांजैक्शन हुआ, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, मतलब पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। $7,000। बात है, यहां बच्चों को बड़ा अजीब लगता है, लिखा होता है कैश सेल, कुछ बच्चे पूछते हैं कि कैश बेच दिया है। ऐसा नहीं है, ये समझ लो कि ऑथर ने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो सेंटेंस अच्छे से फॉर्म नहीं किया, इसलिए कैश सेल लिखा है। कैश सेल का मतलब है कि कैश आ रहा है, और क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो हमने माल बेचा है, टू सेल्स अकाउंट। और माल बेचा है हमने 7,000 रुपए का, अच्छा ये 19 वाली 6,000 रुपए की है, और ये 7,000 रुपए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 30 तारीख में कैश रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, और 5,000 रुपए मिले हैं हमें। सिंपल। इसके बाद फिर 30 तारीख को एक और ट्रांजैक्शन हुआ है, हमने सैलरी दी है, सैलरी हमारा खर्चा है, सैलरीज अकाउंट डेबिट बस कंप्लीट है। अच्छा, कुछ स्कूल्स के अंदर इसका जर्नल का टोटल भी कराते हैं, पर मैं आपको बता दूं टोटल करना कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। आपके स्कूलों में अगर करा रहे हो टोटल, तो बस कुछ नहीं, डेबिट का ये सब टोटल करके और इस तरीके से लिख देते। पर मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जब से पढ़ाना शुरू करा है, पूरी जिंदगी हो गई मुझे, मैंने आज तक टोटल नहीं कराया। मुझे ये सबसे बकवास बात लगी। पर कुछ स्कूलों में टोटल कराते हैं, और मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ इसलिए कराते हैं, और इवन क्वेश्चन में भी दे रखा होता है, इसलिए जिससे बच्चों को ये पता लग जाए कि वो राइट कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ रुपए गलत लिखे होंगे तो उससे ये पता लग जाएगा, क्योंकि जनरल एंट्री में आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, बच्चों को डायरेक्ट पता नहीं लग पाता, इसलिए टोटल करा रहे होते हैं। अदरवाइज टोटल करना बकवास बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 टीएस ग्रेवाल, जनरल एंट्री, लिखा हुआ 2025 जून 1, लिखा गुरमान इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। इसका मतलब है मालिक ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, और बिजनेस में पैसे लगाने की हम एंट्री जानते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सिंपल। अच्छा, 1,00,000 रुपए, फिर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट, हरीश से खरीदा है, और ठीक है, हरीश अकाउंट, और ये है 10,000। जून 3। फिर लिखा हुआ परचेज गुड्स फॉर कैश, माल खरीदा है कैश में जून 5 को, परचेज अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। $8,000। फिर लिखा है परचेस गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश, यहां भी मोहित से खरीदा पर कैश में खरीदा, तो एंट्री हमारी सेम होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ₹7,000। और ये लिया है 8 तारीख को। 10 तारीख कैलाशेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये ₹2,000 का माल बेचा उधार। अच्छा, इसके बाद जून 12 है। जून 12 में सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश, इसका मतलब हम कैश में माल बेच रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नदीम से यहां कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है और माल से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ये बेचा है हमने ₹1,500 का। ठीक है। 14 में दे रखा गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाशेस अकाउंट। और हमने ₹500 का माल जो बेचा था ₹1,500 का, सॉरी, जो बेचा था हमने ₹2,000 का, उसमें से 500 का वापस आ गया है। ठीक है, 16 पर चलते हैं। गुड्स रिटर्न टू हरीश, इसका मतलब मैंने हरीश से कहीं माल खरीदा हुआ, ये देखो हरीश से माल खरीदा था, अब वापस कर रहे हैं। हरीशेस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और हरीश को मैंने ₹360 का माल वापस कर दिया है। 16 के बाद 18। में देखा मशीन परचेज फ्रॉम सोहन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन्स अकाउंट। और मशीन खरीदी है हमने 8,000। 18 के बाद लिखा है 19 में हमने हरीश को पैसे दिए, हरीशेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और मैंने ₹5,000 हरीश को दिए हैं। फिर लिखा हुआ है जून 25 में लिखा कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसका मतलब बिजनेस के मालिक ने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से पैसा निकाला, तो एंट्री बनती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस एंट्री को मैं समझा दूंगा आप चाहोगे तो। ₹5,000। फिर लिखा है ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड 30 तारीख को, तो ओल्ड न्यूज़पेपर बिक गया है, पैसा आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड न्यूज़पेपर या खाली न्यूज़पेपर। और ₹200 के ओल्ड न्यूज़पेपर बेच दिए।
फिर जून 30, ये बहुत अच्छी है और नॉर्मल है, इसे भी समझा दूंगा। रिसीव लोन फ्रॉम मोहन, कैश रिसीव हुआ। अच्छा, लोन फ्रॉम मोहन, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैसे? मोहन से, मोहन्स लोन अकाउंट, पैसा आया 50,000। अच्छा, हमने क्या करा, ये जो पैसा आया था, जैसे मैंने मोहन से लोन लिया, लोन लेने के बाद मैंने 30 तारीख को उसी दिन जाकर, अभी बहुत इमरजेंसी नहीं है पैसों की, या ये समझ लो कि मुझे किसी को ऑनलाइन डालने हैं, तो मैंने बैंक में जमा करा दिया। मोहन ने जो पैसा दिया था वो, तो कैश जा रहा है 50,000 रुपए, और कहां जा रहा है? मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है। बस ये सिंपल। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2025 दे रखा है, 2025 मई 1 है ना, दे रखा है। अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आप जानते हैं बिजनेस शुरू करने की एंट्री है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो कि दे रखा है 80,000 रुपए। बिजनेस शुरू हो रहा है 80,000 रुपए से। फिर लिखा हुआ परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स फॉर कैश, तो हमने फर्नीचर खरीदा है पैसों में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और हमने उधार नहीं खरीदा है, कैश गया है, टू कैश अकाउंट 10,000। फिर मे 5, ये 2 की है, मे 5 में एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक घटना हो रही है, डिपॉजिट इन बैंक। इसका मतलब क्या है, मैं आपको ऐसे समझा दूं, ये हमारा बिजनेस है और हमारे बिजनेस ने क्या करा है, बैंक के अंदर पैसे जमा करें, तो कैश जा रहा है ना। आपको पता है कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। कहां जा रहा है कैश? बैंक के अंदर, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितना? 30,000 रुपए। इसके बाद लिखा हुआ है मे 6, और लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो हमने माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल। और ये 5,000 रुपए का माल खरीदा है। इसके बाद लिखा है मे 8, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी, परचेज माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीज अकाउंट, उधार खरीदा है 4,500। अच्छा, फिर लिखा हुआ है मे 10, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश। अच्छा, ये हमने नहीं, गलत लिख रहा हूं मैं, कैश में खरीदा, ये कैश में खरीदा है, तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि अगर आप वहां नजर मारे क्वेश्चन पे, तो लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश 3,000। फिर मे 12 लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, तो परचेज अकाउंट डेबिट, उधार खरीदा है, टू अजय's अकाउंट।
4,000। फिर May 14 लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने नगद में माल बेचा है और 7,000 रुपए का। फिर लिखा हुआ है 15 सोल्ड गुड्स टू करीम, करीम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंपल। और ये हमने करीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने करीम को उधार बेचा है 6,500 रुपए का। May 15 के बाद आ जाओ 16 पर। May 16 कैश में बेचा है माल हमने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश, तो कैश में बेचा है 5,000 रुपए का। फिर लिखा हुआ है May 19 लिखा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो देखो ये पैसे जमा करके आए थे हम, ये वाली एंट्री, ये पैसे जमा करके आए थे तो कैश जा रहा था। अब इस वक्त जो पैसे बैंक में जमा करके आए थे की वजह से अब जरूरत पड़ गई है तो पैसे निकालने गए हैं, तो कैश आ रहा है। कहां से पैसा निकाले गए हैं? बैंक से। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। May 19 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 5,000। बैंक से पैसे लगी 5 की तो लेने आ गए। 19 के बाद आओ May 20 और लिखा है करीम पेड ऑन अकाउंट, यानी कि करीम का हमने पैसा दे दिया है। तो जरा देखते हैं करीम क्या कहीं यहां दिख रहा है। तो करीम ये दिख रहा है, करीम को माल बेचा था, माल बेचा था तो करीम से पैसे आ रहे हैं क्योंकि हमें पैसे आएंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू करीम्स अकाउंट। अच्छा, तो करीम पेड ऑन अकाउंट 5,000। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 29। 29 में लिखा है पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। देखो ये पैसा, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस का ओनर ये खड़ा हुआ है, ये ओनर है बिजनेस का, और ये वो घर है, वो होम है, वो ये घर है जिसके अंदर ये ओनर रहता है। इसका मालिक यहां खड़ा है, इस होम का जो ओनर है वो ये खड़ा हुआ है। अब होम का मालिक, इस घर का मालिक इससे कह रहा है, हमारे बिजनेस के मालिक से कह रहा है कि किराया निकालो। तो हमारा मालिक, हमारे बिजनेस का जो मालिक है, इसने हमारे बिजनेस को ऑर्डर दिया किराया दे दो। तो हमारा बिजनेस इस मकान मालिक को किराया दे रहा है। अब जब हमारा बिजनेस इस मकान मालिक को किराया देगा तो ये हमारे बिजनेस का खर्चा नहीं है। हमारा बिजनेस अगर किराया अपनी दुकान का दे तो ये बिजनेस का खर्चा है, पर मालिक के घर का दे रहा है तो ये हमारे बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये खर्चा मालिक का पर्सनल एक्सपेंस है। सिंपल। और पर्सनल एक्सपेंस को हम नोट करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और बिजनेस में से कैश जा रहा है, किसकी वजह से? मालिक की वजह से पैसे जाते हैं, तब हम क्या लिखते हैं? ड्राइंग। ठीक है, अब इसके बाद तो हमारे बिजनेस से पैसे निकल गए, किसकी वजह से पैसे निकल गए? मालिक ने ऑर्डर दिया है कि किराया दे दो, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, May 29। अच्छा, कैसे पता लगा कि किराया मकान का जा रहा है? लिखा हुआ है रेजिडेंस का किराया, तो घर का किराया जा रहा है 6,000।
इसके बाद आओ 30, क्या लिखा है? साइकिल खरीद रहे हैं बेटे के लिए। तो साइकिल खरीदने के लिए भी इन्होंने, मालिक ने ऑर्डर दे दिया दुकान को और दुकान से पैसा जा रहा है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अ साइकिल फॉर हिज सन। कितने की साइकिल है? 3000 रुपये दिए जा रहे हैं दुकान से साइकिल खरीदने को। और इसके बाद 30 दे रखा है पेड टू अजय। तो अजय का पैसा दे रहे हैं। अजय's अकाउंट डेबिट इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो जरा देखो अजय का पैसा होगा हमारे ऊपर, यहां आपको अजय दिखाई देना चाहिए, जो कि ये दे रखा है अजय। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। अजय के 4000 हैं और अजय के 4000 रुपए का हमें पेमेंट करना है। इसका मतलब अजय का हिसाब किताब साफ कर रहे हैं हम। लिखा है पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो हम अजय का जो पेमेंट कर रहे हैं वो 3800 रुपए का हो रहा है टू कैश अकाउंट। 3800 दे रहे हैं, 200 का डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। सिंपल, ये है एंट्री। इसका मतलब हमारे, अगर मैं इस एंट्री को समझाऊं तो मैं ये कहूंगा हमारे बिजनेस के ऊपर अजय नाम के लड़के का 4000 रुपया था, पर हमने उसको कहा कि हम 3800 देंगे और इसके बाद जो 200 बच गए वो देंगे नहीं। क्या अजय तुम रेडी हो? अजय ने कहा बिल्कुल मैं रेडी हूं, आप मेरा पेमेंट कर दो जितना करना चाह रहे हो। तो पेड टू अजय इन सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब 4000 की जगह हमने 3800 दे दिए, 200 बच गए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके टीएस ग्रेवाल का।